बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस दास्तान की 10 किस्सा सुन चुके हैं और अब 11 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। वो खून और बेड़ियों की अवज़ और मौत का शिकार होते होते बची थी। होश में वो अंगूरी, मैंने उसकी पूंछ थपथपाते हुए कहा, सब कुछ खत्म हो गया है, अब अपने आप को संभालो, हमें अभी बहुत कुछ करना है। उसने अभी भी मुझे बाहों के हल्के में कस रखा था। वो गिरफ्त ढीली करके जरा सा पीछे हटी तो उसे अपनी बरहंगी का एहसास हो गया। वो चीखती हुई उछलकर पीछे हट गई, दोनों हाथ सीने पर लपेट लिए और परेशान निगाहों से इधर उधर देखने लगी। उसकी फटी हुई कमीज करीबी थी। मैंने कमीज उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दी। तुम इसे पहन नहीं सकती, फिलहाल ऐसे ही लपेट लो। मैं उठकर दूसरी तरफ देखने लगा। अंगूरी ने वो फटी हुई कमीज किसी तरह अपने आप पर लपेट ली। मैं इस तफसील में नहीं जाना चाहता, अलबत्ता 2 मिनट बाद वो मेरे करीब खड़ी थी। मैंने उस तरफ देखा तो उसने नजरें झुका ली और जिस्म छुपाने लगी। वो अभी तक खुद को पूरी तरह छुपा नहीं सकी थी। हांसू उसके रुखसारों को तर कर रहे थे। ये क्या हो गया शमरोज? उसने सिसकी भरते हुए अपना सर मेरे सीने पर टिका दिया। हौसला रखो अंगूरी, तुम तो बहुत बाहिम्मत लड़की हो। मैंने उसका कंधा थपथपाया। पहले हमें इन लाशों का बंदोबस्त करना होगा, उसके बाद कोई और बात करेंगे। वो जैसे ही पीछे हटी तो कपड़ा फिर उसके बदन पर से सिरक गया। मैं रुख बदल के खड़ा हो गया और अपना कुर्ता उतार कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। फिलहाल ये पहन लो, बाद में देखेंगे कि बाबा के झोंपड़े से तन ढांपने की कोई चीज मिल जाए। उसने मेरे हाथ से कुर्ता ले लिया और 3 मिनट बाद कुर्ता पहनकर सामने आ गई। उसके सीने पर मामूली सा जख्म था जिससे खून रिस रहा था। मेरा ख्याल है जब वो भारतीय फौजियों से नबर्द आजमा थी तो ये जख्म उस वक्त लगा होगा, या जब वो गिरी थी तो कोई नोकदार पत्थर लग गया होगा, और जब वो मुझसे लिपटी थी तो खून का मामूली सा धब्बा मेरे कुर्ते पर भी लग गया था। और मेरा कुर्ता पहन लेने के बाद तो वो सुर्ख धब्बा कुछ फैल भी गया था। लेकिन अंगूरी को अभी तक शायद चोट की तकलीफ का एहसास नहीं हुआ था। हम दोनों नूरी और अब्दुल्ला की लाशें उठाकर झोंपड़े के करीब ले आए और उन्हें भी बाबा अब्दुल फतेह की लाश के करीब लिटा दिया। भारतीय फौजियों की लाश उठाकर वहां से दूर डाल दी। मैंने तमाम राइफलें भी एक जगह जमा कर ली थी। अब सबसे बड़ा मसला उन लाशों की तदफीन का था। हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे कब्र खोदी जाती। अगर कोई चीज होती भी तो पथरीली जमीन पर कब्र खोदना मुमकिन नहीं था। मैं किसी मुनासिब जगह की तलाश में इधर उधर देखता रहा। चश्मे के दूसरी तरफ चंद आगे एक गड़ा नजर आ गया। मैंने अंगूरी को भी वहीं बुला लिया और उस गड़े के बारे में मशवरा करने लगा। फिर मैं गड़े में उतरकर नीचे पत्थर साफ करने लगा। गड़ा काफी बड़ा था। नूरी की लाश को एक कपड़े में लपेटकर एक कोने में डाल दिया गया। उसके साथ अब्दुल्ला की लाश को भी एक चादर में लपेटकर लिटा दिया गया। दूसरी तरफ बाबा अब्दुल फतेह की लाश थी, उसको भी चादर में लपेटकर डाल दिया गया। दरख्तों की मोटी मोटी शाखों से गड़े को डांप कर ऊपर पत्थर रख दिए ताकि जंगली जानवर उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। और फिर मेरे साथ अंगूरी ने भी दोनों हाथ उठा दिए। दुआ मांगते उसकी आवाज हिचकियों में तब्दील हो गई थी। मेरी आंखों से भी आंसू बह निकले थे। उसके आधे घंटे बाद हम झोंपड़े के सामने चटाई पर बैठे सूरतेहाल का जायजा ले रहे थे। शुरू में जब हमें घेरा गया तो मैं समझा था कि उन फौजियों के और भी साथी होंगे, लेकिन मेरा ये खदशा बेबुनियाद निकला। सिर्फ वही चारों थे जो मुहिम सर करने निकले थे। ये भारतीय फौजी ज्यादा तादाद में भी पहाड़ों के अंदर तक नहीं जाते। हैरत सिर्फ ये है कि ये चारों यहाँ तक कैसे आ गए थे। अंगूरी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, बाबा अब्दुल फतेह बहुत अरसा से यहाँ था। मैंने कहा, एक मुजाहिद की हैसियत से उसने मादी में भारतीयों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया था। वो वादी कश्मीर में भारतीयों को सबसे ज्यादा मतलूब था। हो सकता है किसी ने उसकी मुखबरी कर दी हो। भारतीय फौज की हाई कमान और श्रीनगर की कठपुतली हुकूमत ने उसके सर की लाखों रुपए कीमत मुकर्रर कर रखी थी। हो सकता है उस लेफ्टिनेंट को उसके बारे में इतला मिली हो और वो सिर्फ 3 आदमियों को लेकर अब्दुल फतेह को पकड़ने के लिए यहाँ आ गया था ताकि बहादुरी के इस कारनामे पर सरकार से इनाम हासिल कर सके। तुम ठीक कहते हो, अंगूरी बोली, लेकिन उन्हें पता कैसे चला कि बाबा अब्दुल फतेह के अलावा यहाँ कोई और भी मौजूद है? यहाँ बहुत सी ऐसी चीजें भी मौजूद हैं जिनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ एक से ज्यादा अफराद रिहाइश पजीर हैं। मैंने जवाब दिया, वो सिर्फ बाबा अब्दुल फतेह को पकड़ने के लिए आए होंगे, लेकिन यहाँ पहुंचकर उन्हें अंदाजा हुआ होगा कि कुछ और लोग भी हैं। बाबा अब्दुल फतेह ने बेपनाह तशद्दुद बर्दाश्त कर लिया, लेकिन हमारे बारे में जबान नहीं खोली। और फिर इत्तेफाक से उस वक्त हम भी पहुंच गए और हमारी आवाजें सुनकर वो झोंपड़े में छुप गए और इस तरह उनके घेरे में हम आ गए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बाबा अब्दुल फतेह के बारे में मुखबरी किसने की होगी?
اس کے تو سب لوگ اوہ، انگوری کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ کوئی خاص بات؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ رستم، مجھے اس پر شبہ ہے، انگوری نے کہا۔ رستم کون؟ میں نے پوچھا۔ بستی کا ایک دکاندار ہے، انگوری نے جواب دیا۔ بابا عبدالفتح نے ایک روز بتایا تھا کہ رستم تقریباً 4 مہینے پہلے بستی میں آیا تھا۔ وہ زخمی تھا اور بہت بری حالت میں تھا۔ اس کی کہانی اس کی حالت سے بھی زیادہ دردناک تھی۔ انگوری چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولی، بابا عبدالفتح کے کہنے کے مطابق سری نگر میں رستم کے ہاتھوں ایک فوجی مارا گیا تھا۔ سری نگر کے شہری اس روز سری نگر کی پولیس اور فوج کے ملازم کے خلاف لال چوک پر مظاہرے کر رہے تھے۔ پولیس نے پرامن مظاہرین پر لاٹھی چارج کر دیا، جس پر مظاہرین بھڑک اٹھے اور پولیس پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ فوج نے پولیس کی حمایت میں مظاہرین پر گولیاں چلا دی اور 2 بے گناہ کشمیری شہید ہو گئے۔ مظاہرین میں رستم بھی شامل تھا اور اس کی جیب میں پستول بھی موجود تھا۔ اس نے گولی چلا دی جو ایک فوجی کی پیشانی میں لگی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ رستم وہاں سے بھاگ نکلا، لیکن اسی رات فوجیوں نے اس کے گھر کو گھیرے میں لے لیا۔ رستم نے مکان کی چھت سے فوجیوں پر پستول سے فائرنگ کر دی۔ وہ تو کسی فوجی کا کچھ نہ بگاڑ سکا، البتہ فوجیوں نے اس کے مکان کو آگ لگا دی۔ رستم تو زخمی ہو کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس کی بیوی 2 بچے ہلاک ہو گئے اور مکان کے ساتھ ہی جل کر راکھ ہو گئے۔ رستم کسی نہ کسی طرح اس بستی میں پہنچ گیا۔ بستی والے اس کی کہانی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ وادی کا ہر دوسرا شخص باقیوں کے لیے ایسے ہی ظلم و ستم کا شکار ہے۔ وہ سب حسب توفیق ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں۔ بستی والوں نے رستم کی بھی مدد کی اور اسے رہنے کے لیے 2 کمروں کا ایک مکان دے دیا اور تھوڑے بہت پیسے جمع کر کے اسے بستی کے چوک پر ایک سبزی کی دکان کھلوا دی۔ بابا عبدالفتح بھی اس سے مل چکا تھا اور پتہ نہیں رستم پر بابا کو کیوں شبہ ہونے لگا۔ بابا کے کہنے کے مطابق آخری مرتبہ جب اپنی ضرورت کی چیزیں لینے کے لیے بستی گیا تو رستم کی دکان بند تھی۔ ایک آدمی سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ سری نگر گیا ہوا ہے۔ بابا عبدالفتح کے کہنے کے مطابق رستم پر ان کا شبہ کچھ اور بھی قوی ہو گیا، کیونکہ اس آدمی سے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ اس بستی میں جب سے رستم آیا تھا وہ 3-4 دفعہ سری نگر جا چکا تھا۔ انگوری خاموش ہو گئی، کچھ دیر تک ادھر ادھر دیکھتی رہی اور پھر بولی، تم لوگوں کے آنے سے پہلے بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ اسے رستم پر شبہ ہے، کیونکہ جس آدمی نے سری نگر میں ایک آدمی کو قتل کیا ہو، خود اس کے گھر اور بیوی بچوں کو جلا کر راکھ کر ڈالا گیا ہو، وہ اس طرح بار بار سری نگر کیسے جا سکتا ہے۔ بابا نے کہا تھا کہ اب وہ بستی جائے گا تو اس بارے میں تحقیقات کرے گا، لیکن وہ خاموش ہو کر سسکیاں بھرنے لگی۔ بابا عبدالفتح کا شبہ غلط نہیں ہو سکتا، میں نے اس کے خاموش ہونے پر کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں پہلے اس بستی ہی کا رخ کرنا چاہیے۔ اگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ بابا کی مخبری کرنے والا وہی تھا تو میں بستی کے چوک پر اسے پھندے سے لٹکا دوں گا۔ تمہارا مطلب ہے کہ اب تم بستی میں جاؤ گے؟ انگوری نے الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ غداروں کو پتہ لگانا ضروری ہے۔ بابا عبدالفتح جیسے لوگ ہمارا سرمایہ ہیں، ان کا نقصان ہمارے لیے ناقابل تلافی ہے۔ اگر مخبر کا پتہ نہ لگایا گیا تو وہ اندر ہی اندر ہماری جڑیں کاٹتا رہے گا۔ میں چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا، ایک زمانہ تھا جب مسلمان آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کرتے تھے، لیکن پھر اپنوں ہی کے غداریوں کی وجہ سے اسلامی سلطنت کا شہرازہ بکھرتا گیا اور آج مسلمان دنیا بھر میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کی تباہی و بربادی میں اپنوں کا ہی زیادہ ہاتھ ہے۔ اس وقت وادی میں آزادی کی تحریک زوروں پر ہے۔ مجاہدین چھاپہ مار کارروائیوں میں بھارتی فوج کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ بھارتی سورما ہمارے مجاہدین کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب وہ وہی ہتھکنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ وہ غداروں کے ذریعے ہمارے کاز کو نقصان پہنچانے اور ہمارے حوصلے پست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان غداروں کو ان کے انجام تک پہنچانا ضروری ہے۔ اگر انہیں چھوٹ مل گئی تو مجاہدین کو جگہ جگہ بھاری نقصان پہنچے گا اور ہماری تحریک دم توڑنا شروع ہو جائے گی۔ ہمیں آج ہی بستی پہنچنا ہوگا۔ لیکن اگر رستم بے قصور نکلا تو؟ انگوری بولی۔ بابا عبدالفتح تجربہ کار آدمی تھا، اس کی زندگی جہاد کرتے ہوئے گزری ہے۔ اگر اسے رستم پر غداری کا شبہ تھا تو یہ غلط نہیں ہو سکتا، لیکن بالفرض میں نے انگوری کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، لیکن بالفرض رستم پر شبہ غلط نکلا اور وہ بے قصور ثابت ہوا تو بھی ہم اس غدار کو تلاش کریں گے۔ یہ صرف کسی مخبری ہی کا نتیجہ ہے کہ صرف 4 فوجی بابا کو پکڑنے کے لیے یہاں آئے تھے۔ اگر انہیں یہاں مجاہدین کے کسی ٹھکانے کا شبہ ہوتا تو صرف 4 فوجی کبھی بھی نہ آتے، بلکہ پوری پلٹن آتی۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، انگوری بولی۔ ابھی چلیں؟ ابھی نہیں، میں نے جواب دیا۔ ہم یہاں سے اس طرح روانہ ہوں گے کہ شام کا اندھیرا پھیلنے کے بعد بستی میں داخل ہوں گے۔
वैसे वो कौन सा शख्स था जिसने बाबा को रुस्तम के श्रीनगर आने जाने के बारे में बताया था? बाबा ने उसका नाम वली मोहम्मद बताया था। वो बस्ती में बढ़ई का काम करता है। अंगूरी ने जवाब दिया। ठीक है, मैंने कहा, तुम बाबा की सारी चीजें एहतियात से समेट कर रख दो। हो सकता है हमारे बाद मुजाहिदीन की कोई पार्टी इस तरफ निकल आए तो ये सब कुछ उनके काम आ जाए। वैसे तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? हाँ कहो। अंगूरी ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। बाबा अब्दुल फतेह तो अब इस दुनिया से रुखसत हो गया। उसकी ये चीजें, मेरा मतलब है अगर हम उसके 2 कुर्ते ले लें तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा? अंगूरी चलने में खामोश रही, फिर अफसुर्दा सी आवाज में बोली, मेरा ख्याल है ये चोरी नहीं होगी। वैसे एक रोज मुझे अपने कपड़े धोने थे। मैंने पहनने के लिए बाबा से एक कुर्ता मांगा तो उन्होंने कहा कि सब कुछ तुम ही लोगों का है, जिस चीज की जरूरत हो बिला तकल्लुफ इस्तेमाल कर लो, पूछने की जरूरत नहीं। और मेरा ख्याल है कि अगर हम बाबा के कपड़े इस्तेमाल कर लें तो कोई हर्ज नहीं होगा। वैसे भी मैं उनके ट्रंक से मरहम की डिबिया निकालना चाहती हूँ। मैं जब उस दरिंदे से अपने आप को छुड़ा कर भागी थी तो गिरने से कोई नोकदार पत्थर चुभ गया था। जख्म तो मामूली सा है मगर अब तकलीफ हो रही है। मैं अंगूरी की बर्दाश्त की दाद दिए बगैर ना रह सका। वो इतनी देर खामोश रही थी और अब उसने अपनी तकलीफ का इजहार कर ही दिया था। हम दोनों उठकर ट्रंक के करीब गए जो झोंपड़े के एक कोने में पड़ा हुआ था। अंगूरी ने लरजते हाथों से वो पुराना सा ट्रंक खोला। उसमें 3-4 जोड़े धुले हुए रखे थे। अंगूरी ने एक जोड़ा मुझे दे दिया, नीले रंग की कमीज और उससे जरा हल्के रंग की शलवार। कमीज कंधों और पुष्ट पर से घिसी हुई थी। तुम भी जख्म पर मरहम लगाकर कपड़े बदल लो, मैं बाहर जा रहा हूँ चश्मे पर। ताजे पानी में एक बार नहा लूंगा तो दिमाग की तपश भी कम होगी, मैंने कहा और कपड़े लेकर झोंपड़े से बाहर निकल गया। मैंने एक सब मशीन गन भी उठा ली थी और वहां से तकरीबन 15 गज दूर चश्मे पर पहुंच गया। गन किनारे पर रखी और इधर उधर देखते हुए कपड़े उतारे और पानी में कूद गया। पानी बहुत ठंडा था, एक लम्हे को तो कपकपी सी छिड़ गई। मैंने पानी में बैठकर जिस्म को मला तो 2-3 गोते लगाए और बाहर निकल आया। कपड़े पहनकर जब मैं वापस आया तो अंगूरी झोंपड़े के सामने ही खड़ी थी। क्या बात है, तुमने कपड़े नहीं बदले? मैंने पूछा। मैं भी नहाना चाहती हूँ, अब तुम यहाँ बैठ जाओ। और मैं, तुम जख्मी हो पानी पड़ने से। मैंने अंगूरी की बात काटी थी, उसने मेरी बात काट दी। कुछ नहीं होता, वो बोली। उन दरिंदों के गलीज हाथों का लम्स महसूस करके मुझे कराहत सी महसूस होती है। और हाँ, वो एक लम्हे को खामोश हुई, फिर बोली, बाबा का ख्याल था कि हम दिन की रोशनी फैलते ही आ जाएंगे और हमें भूख लग रही होगी। उन्होंने हमारे लिए चावल पका रखे थे। पतीली झोंपड़े के पीछे चूल्हे के करीब ही रखी हुई है। ठीक है, तुम आओ तो कुछ खा लेंगे, भूख लग रही है, मैंने जवाब दिया। मैं गन संभाले झोंपड़े के सामने बैठा रहा। मेरी नजर बार बार चश्मे की तरफ उठ रही थी और मैं अपने आप को इस हरकत पर सरदंश भी कर रहा था। चश्मा बुलंदी पर था और उसके किनारे पर बैठे हुए किसी शख्स को भी यहाँ से नहीं देखा जा सकता था। मगर मेरे ख्याल में इस तरह देखना भी गैर इखलाकी हरकत थी और इस गैर इखलाकी हरकत से बचने के लिए मैं रुख बदल कर बैठ गया। अंगूरी तकरीबन आधे घंटे बाद आई थी और उसने बाबा अब्दुल फतेह के ट्रंक से निकाला हुआ जोड़ा पहन रखा था। मैरून रंग की शलवार और उसी रंग का लंबा सा कुर्ता था जिसका गला खासा फराक था। अंगूरी ने अगरचे बाल जोड़े की तरह बांध लिए थे मगर उनसे नुचड़ने वाला पानी गर्दन पर बहता हुआ कुर्ते में जज़ब हो रहा था। उसके हाथ में मरहम की वो डिबिया थी जो उसने बाबा के सूट केस में से निकाली थी। ये मरहम बहुत असर अंगेज है, वो डिबिया दिखाते हुए बोली। अब्दुल्ला की टांग पर चोट लगी थी तो बाबा ने यही मरहम लगाया था, वो 2 दिन में ठीक हो गया। उसने डिबिया कुर्ते के पहलू की जेब में रख ली और झोंपड़े के पीछे जाकर पतीली उठा लाई। पतीली ऊपर तक चावलों से भरी हुई थी और 5-6 आदमी पेट भर के खा सकते थे। इस वक्त शायद 12 बज रहे होंगे। सूरज ऐन सर पर चमक रहा था। भूख से वाकई बुरी हालत हो रही थी। अंगूरी ने एक ही प्लेट में चावल निकाले थे। वो प्लेट हम दोनों के बीच में रखी हुई थी। अंगूरी ने उंगलियों से चावल खाना शुरू कर दिए थे, लेकिन मैं सोच रहा था क्या बात है, चावल क्यों नहीं खा रहे। अंगूरी की आवाज सुनकर जैसे मैं होश में आ गया। ओह कुछ नहीं, मैंने कहा और उसके सामने से प्लेट उठाकर वहां से दूर हट गया। तुम पतीली ही में खा लो, मैं तुम्हारे सामने बैठकर नहीं खा सकता। मेरी बात का मतलब समझकर अंगूरी का चेहरा थिमथिमा उठा, नजरें झुक गई और फिर उसने पतीली अपनी तरफ खींच ली। खाना खाने के बाद अंगूरी ने मेरी वाली प्लेट धोकर और पतीली ढक कर रख दी और उसके बाद हम दोनों झोंपड़े में घुसकर बाबा अब्दुल फतेह की चीजें समेटने लगे। तमाम कपड़े तय करके ट्रंक में रख दिए। ट्रंक में कुछ रकम भी मौजूद थी जिसे हमने नहीं छुआ। बाकी भी चीजें ट्रंक के करीब ही रख दी गईं। मैं बाहर से भारतीय फौजियों की तमाम राइफलें भी उठा लाया। लेफ्टिनेंट वाला रिवॉल्वर मैंने अपने पास ही रख लिया। 2 राइफलें हमने अपने लिए मुंतखब कर ली।
उनके मैगजीन चेक किए और एक एक फादल मैगजीन अपने लिबास में छुपा लिया। ये ऑटोमेटिक राइफलें दरअसल सब मशीन गन्नें थी जिनसे तूफानी बारिश की तरह गोलियों की बौछार की जा सकती थी। सारे कामों से फारिग होकर हम झोंपड़े के बाहर चटाई पर बैठ गए। मुझे अचानक ही ख्याल आया। मैंने कमीज के नीचे शलवार के नेफे में अड़सा हुआ रिवॉल्वर निकाल कर खोला। उसमें सिर्फ 3 गोलियां थी। मैं उठकर लेफ्टिनेंट की लाश के करीब चला गया जो झाड़ियों में ऊंधी पड़ी हुई थी। मैंने पैर से उसे सीधा किया और उसके होलिस्टर के फ्लिप पर लगी हुई गोलियां निकाल कर रिवॉल्वर में भरने लगा। लाशों पर लातादाद मक्खियां भिन भिना रही थी। मैं तहकीर अमेज नजरों से लाशों को देखता हुआ दोबारा अपनी जगह पर आ गया। 5 बजे के करीब हम रवानगी के लिए तैयार हो गए। तीनों शुहदा की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ी और बाबा अब्दुल फतेह के झोंपड़े पर अलविदाई नजरें डालते हुए एक तरफ चल दिए। उस बस्ती को रास्ता इस तरफ से जाता था। चट्टानों के अंदर अंगूरी ने एक तरफ इशारा किया। हम उस तरफ मुड़ गए। वो बस्ती तकरीबन 5 मील के फासले पर थी। रास्ता खासा दुश्वार था और मेरा ख्याल था कि हम शाम का अंधेरा फैलने से पहले पहले वहां पहुंच जाएंगे। तकरीबन 1 घंटे तक हम ऊंची नीची चट्टानों पर उतरते चढ़ते रहे। मुझे हैरत थी कि इतना बूढ़ा होने के बावजूद बाबा अब्दुल फतेह ये खतरनाक रास्ता कैसे तय करता था। मिलाकर हम चट्टानों से निकलकर खुली जगह पर आ गए। सामने दशेब में वसी व अरीज सरसब्ज वादी थी। सरसब्ज वादी फैली हुई थी और मगरब की तरफ झुकते हुए सूरज की धूप में एक सुरमई लकीर भी चमकती हुई नजर आ रही थी। वो कोई चौड़ी नदी थी जिसका पानी धूप में चमक रहा था। चिनार और यूकलिप्टस के दरख्त बकसरत थे। कदादम झाड़ियां थी। हम संभल कर उन झाड़ियों में नशेब की तरफ उतर रहे थे। वादी में उतरते ही धान के खेतों का सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ की बालियां अगरचे अभी हरी थी मगर खुशबू से पूरी फिजा महक रही थी। काश्तकारों को फसल पकने के लिए अभी कम से कम 2 महीने इंतजार करना था। मेरा ताल्लुक भी काश्तकार घराने से था और मैं जानता था कि कश्मीर के काश्तकारों को जमीन का सीना चीर कर अनाज उगाने में कितनी दुश्वारियां पेश आती हैं और इस जैसे इलाकों में तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये कोई मैदानी इलाका नहीं था जहाँ खेतों का तसलसल हो। एक आध खेत की जगह काबिले काश्त होती, उसके बाद पथरीला मैदान, फिर थोड़ी सी जगह जहाँ बीज डाल दिया जाता था। ये धान के खेत भी ऐसे ही थे, कोई ऊंची जगह पर वाक़ई और कोई बहुत नशेब में। हम उन खेतों में से गुजरते हुए एक चट्टान के साथ दाईं तरफ घूम गए और हमारे सामने एक गहरी नदी थी। उसका पाट 200 फुट के करीब जरूर होगा और चट्टानों में तकरीबन 50 फुट नीचे नदी का पानी पुरशोर आवाज के साथ बह रहा था। नदी में उतरने का कोई रास्ता नहीं था। नदी के दूसरी तरफ सेबों का बाग था और उसके पीछे वो बस्ती थी जो बुलंदी से तो हमें नजर आ रही थी लेकिन अब गुंजान दरख्तों की वजह से दिखाई नहीं दे रही थी। हम दूसरी तरफ कैसे जाएंगे? यहाँ तो नदी में उतरने का कोई रास्ता ही नहीं रहा। अंगूरी ने इधर उधर देखते हुए कहा, कोई रास्ता तो होगा। मैंने जवाब दिया, उस तरफ खेत है और बस्ती दूसरी तरफ। काश्तकार यहाँ किसी रास्ते से तो आते होंगे। आओ उस तरफ चलते हैं, कोई रास्ता तो जरूर होगा। दाईं तरफ तकरीबन 200 गज आगे नदी चट्टानों में घूम गई थी। चंद गज आगे में एक पगडंडी मिल गई और जब हम उस पगडंडी पर चलते हुए दूसरी तरफ पहुंचे तो मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। यहाँ नदी का पार ज्यादा चौड़ा नहीं था और आमदोरफ्त के लिए एक रास्ता भी मौजूद था। वो एक डोली सी थी जिसका प्लेटफॉर्म लकड़ी का था और ऊपर रस्सों से कटहरा सा बना दिया गया था जिसमें 3-4 आदमी खड़े हो सकते थे। वहां पर चंद रस्सियां बांधी हुई थी, एक ऊपर और एक नीचे, और ये दोनों रास्ते नदी के दूसरे किनारे तक चले गए थे जहाँ एक चट्टान पर कुछ ऐसा ही इंतजाम था। वादी कश्मीर में रहने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि वादी में नदी, नाले और बाज़ मुकामात पर दरिया पार करने के लिए रस्सों के पुल बनाए गए हैं। इसी किस्म की डोरियां बनाई गई हैं। हम दोनों उस डोली में बैठ गए। अंगूरी कटहरे के रस्से को मजबूती से पकड़कर खड़ी हो गई। मैंने ऊपर वाले रस्से को पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। डोली हरकत में आ गई। मैं रस्से को खींचता रहा। रस्सा दोनों तरफ आयनी रेलों पर घूम रहा था और डोली आहिस्ता आहिस्ता दूसरे किनारे की तरफ बढ़ रही थी। यहाँ हवा तेज थी जिसे डोली बुरी तरह हिलकोले ले रही थी। बाजू का तो यूं लगता था कि डोली अब उल्टी कि तब उल्टी। अंगूरी ने बड़ी मजबूती से रस्सियों को पकड़ रखा था। मिलाकर डोली दूसरे किनारे पर पहुंच ही गई। मैंने पहले अंगूरी को चट्टानी प्लेटफॉर्म पर उतारा और फिर खुद छलांग लगाकर चट्टान पर पहुंच गया। हम सेबों वाले बाग के ऊपर से घूमते हुए एक जगह रुक गए। इस वक्त सूरज गरूब हो रहा था। हम कदरे बुलंदी पर थे और बस्ती नशेब में थी। अभी गरूब होते हुए सूरज की कुछ रोशनी बाकी थी और हम दिन की रोशनी में बस्ती में दाखिल नहीं होना चाहते थे।
मेरे अंदाजे के मुताबिक वो बस्ती 250-300 घरों पर मुश्तमिल होगी। सामने ये एक गली सी नजर आ रही थी और फासला तकरीबन 200 गज होने के बावजूद गली में लोगों की आमदोरफ्त दिखाई दे रही थी। हम एक ऊंची जगह पर पौधों की आड़ में बैठे हुए थे, इसलिए हमें देख लिए जाने का अंदेशा नहीं था। दरअसल मैं अंधेरा गहरा होने के बाद बस्ती में दाखिल होना चाहता था ताकि कम से कम लोगों से आमना सामना हो सके। हम तकरीबन 1 घंटा वहां बैठे रहे और फिर बस्ती में दाखिल होने के लिए तैयार हो गए। मुझे कुछ इल्म नहीं था कि वहां किस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। राइफलें हम दोनों के कंधों पर थी और एक लम्हे के नोटिस पर राइफलें कंधों से उतरकर हमारे हाथों में आ सकती थी। ऊंचे नीचे रास्तों पर अंधेरे में ठोकरें लगने का अंदेशा था, इसलिए मैंने अंगूरी का हाथ थाम रखा था और उसने भी कोई एतराज नहीं किया था। बस्ती के पहले मकान के करीब पहुंचकर हम रुक गए। मकान के आंगन से बकरियों के मिमियाने की आवाजें आ रही थी। गली में अंधेरा था, मैंने अब भी अंगूरी का हाथ थाम रखा था। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता गली में चलते रहे। इत्तफाक से इस वक्त गली में कोई नहीं था, लेकिन अचानक ही एक घर का दरवाजा खुला और 3-4 बच्चे बरामद हुए और शोर मचाते हुए एक दूसरे के पीछे दौड़ते चले गए। उन्होंने हमारी तरफ तवज्जो नहीं दी थी, गालिबन तारीकी की वजह से वो देख नहीं सके थे कि हम अजनबी हैं। और फिर सामने से 2 औरतें आती हुई दिखाई थी। एक ने किसी शीरख्वार बच्चे को गोद में उठा रखा था और दूसरी ने टोकरी हाथ में लटका रखी थी। वो हमारे बिल्कुल करीब से गुजरी। एक लम्हे को तो वो ठिठकी, फिर अपने रास्ते पर चलती रही। हम भी आगे बढ़ते रहे और फिर चंद गज का फासला तय करने के बाद रुक गए। वो गालिबन कोई दुकान थी जिसके दरवाजे से रोशनी दिखाई दे रही थी और अंदर से 2-3 आदमियों की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। मैंने अंगूरी की तरफ देखा और फिर हम दोनों दरवाजे के सामने आ गए। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला, वो एक छोटी सी दुकान ही थी। दुकान का सामान वगैरह काफी पीछे था। आगे कुछ खुली जगह थी जहां 2 आदमी बैठे हुए थे। एक खाली कनस्तर पर टिका हुआ और दूसरा लकड़ी की ऊंची चौकी पर बैठा हुआ था। दुकानदार अपने सामान की तरफ बैठा हुआ था। टीन के कनस्तर, बोरियां, शीशे के मर्तबान और ऐसी ही चीजें बेतरतीबी से फैली हुई थी। किसी भी कनस्तर या बोरी में ज्यादा सामान नहीं था। दुकान की इस उजड़ी हुई हालत को देखकर दुकानदार की माली पोजीशन का अंदाजा लगाया जा सकता था। एक ऊंचे स्टूल पर लालटेन जल रही थी। यही लालटेन दुकान में रोशनी का वाहिद जरिया थी। दुकान की पिछली दीवार में कोई दरवाजा भी था जिसके सामने टाट का पर्दा पड़ा हुआ था। सामने वाले हिस्से में बैठे हुए 2 आदमियों के बीच में एक हुक्का भी मौजूद था। बल्कि हकीकत ये थी कि जब हम दुकान में दाखिल हुए तो एक आदमी पिशावरी तर्ज के उस हुक्के से, जिसे चिलम कहा जाता है, कश लगा रहा था। हमें देखकर उसने हुक्का छोड़ दिया। वो तीनों आदमी हमें देखकर कुछ घबरा से गए और परेशान निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। घबराइए नहीं, मैंने बारी बारी उन तीनों की तरफ देखते हुए कहा। हम आपके लिए किसी परेशानी का बायस नहीं बनेंगे। हम दरअसल यहाँ बाबा अब्दुल फतेह से मिलने आए हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं कि उनसे कहाँ मुलाकात हो सकती है? मेरे इस इस्तफसार पर अंगूरी ने अजीब सी निगाहों से मेरी तरफ देखा। बाबा अब्दुल फतेह? दुकानदार चौंक गया। कौन हो तुम लोग और कहाँ से आए हो? बाकी दोनों आदमी भी मुश्तबा नजरों से हमारी तरफ देख रहे थे। हम पर शक न करें, मैंने बारी बारी उन तीनों की तरफ देखा और फिर अपने और अंगूरी के बारे में बताने लगा। हमने उन्हें इस समर की आवाज तक लगने ना दी कि हम 10-12 दिन बाबा अब्दुल फतेह के मेहमान रहे हैं और आज उसे अपने हाथों से कब्र में उतार कर आ रहे हैं। ओह, तो तुम मौलवी रसूल बख्श लोन के बेटे हो? कनस्तर पर बैठे हुए आदमी ने कहा। मगर तुम तो कमांडर मुहिबुल्लाह के साथ थे। हाँ, मैंने जवाब दिया। गुलमर्ग वाले कैंप पर कार्रवाई के बाद मुझे पता चला कि भारतीय फौजियों ने अंगूरी की बस्ती पर हल्ला बोल दिया था। कई अफराद को कत्ल और तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद कई घरों को जलाकर राख कर दिया गया था। मैं अंगूरी की तलाश में इस तरफ आ गया था। ये तो रोज का मामूल बन चुका है। उस शख्स ने गहरा सांस लेते हुए कहा। बेगुनाहों को तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया जाता है और घरों को आग लगा दी जाती है। तुम लोग बाबा अब्दुल फतेह से मिलने आए हो, मगर वो तो बस्ती में नहीं है। उसका ठिकाना तो यहाँ से दूर पहाड़ों में है। वो कभी कभी यहाँ आता है। वली मोहम्मद तो बस्ती में होगा, वो इस बस्ती का बढ़ई है, हमें उससे ही मिलवा दो। मैंने कहा, वली मोहम्मद मेरा ही नाम है, कहो क्या कहना चाहते हो? कनस्तर पर बैठे हुए शख्स ने उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। पहले अलहदगी में बात करना चाहता हूँ, उसके बाद आप दोनों भी हमारी गुफ्तगू में शामिल हो सकते हैं। मैंने कहा, तुम इन्हें घर लेकर चलो, हम आते हैं थोड़ी देर में। दूसरे आदमी ने वली मोहम्मद की तरफ देखते हुए कहा। आओ मेरे साथ। वली मोहम्मद कहते हुए उठ खड़ा हुआ। हम दुकान से निकल रहे थे कि एक बूढ़ा कोई सौदा लेने के लिए आ गया। उसने अजीब सी नजरों से हमारी तरफ देखा था। हम दुकान से निकलकर वली मोहम्मद के साथ उस गली में आगे चलते रहे और फिर एक तंग सी गली में मुड़ गए। उस गली में ज्यादा तारीकी थी, मगर हमें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। वली मोहम्मद ने रुककर एक दरवाजा खटखटाया।
तकरीबन 2 मिनट बाद दरवाजा खुला। वली मोहम्मद अंदर दाखिल हो गया। चंद लम्हे सरगोशी में किसी से बातें करता रहा, फिर हमें अंदर बुला लिया। मैंने एक साया आंगन में दाईं तरफ जाते हुए देखा था। वली मोहम्मद हमें एक कमरे के सामने छोड़कर खुद भी उसी तरफ चला गया। चंद मिनट बाद वो एक जलती हुई लालटेन ले आया, कमरा खोलकर हमें अंदर बिठाया और लालटेन रखकर बाहर चला गया। वली मोहम्मद अगरचे बढ़ई था, मगर उसके घर में फर्नीचर नाम की कोई चीज नहीं थी। फर्श पर बोरी और पुराने से नमीदे बिछे हुए थे। हमने राइफलें एक तरफ रख दी और दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। वली मोहम्मद तकरीबन आधे घंटे बाद हमारे लिए खाना ले आया। एक प्लेट में उबले हुए चावल और प्याले में पानी की तरह पतली सी दाल थी। चावल की प्लेट में 2 चमचे भी लगे हुए थे। तुम लोग शायद बहुत दूर से आए हो, पहले खाना खा लो फिर बात होगी। मैं पानी लेकर आता हूँ, तुम लोग शुरू करो। वली मोहम्मद एक बार फिर बाहर चला गया। इस मर्तबा उसकी वापसी 2 मिनट में ही होगी। उसने पानी से भरे हुए एल्युमिनियम के 2 गिलास हमारे करीब रख दिए और एक तरफ बैठ गया। खाने के दौरान हम वादी के हालात के बारे में बातें करते रहे। मुझे ये जानकर हैरत हुई कि इस बस्ती के लोग भारतीय फौजियों के खिलाफ छापामार कार्रवाइयों के हवाले से मेरे नाम से वाकिफ हो चुके थे। खाने के फौरन बाद ही वली मोहम्मद बकरी के दूध की चाय भी ले आया। उसके दोनों साथी अभी नहीं आए थे और मैं उनके आने से पहले पहले वली मोहम्मद से बात कर लेना चाहता था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि बात किस तरह शुरू करूं। तुम कुछ कहना चाहते थे? वली मोहम्मद ने कहा। हाँ, मिलना तो मैं तुमसे ही चाहता था। बात दरअसल ये है कि मैंने चाय का घूंट भरकर प्याला नीचे रख दिया। चंद लम्हे खामोश रहा और फिर मध्यम लहजे में उसे सब कुछ बताने लगा। वली मोहम्मद का चेहरा धुआं हो रहा था और फिर उसकी आंखें भीग गई। मेरा ख्याल है कि रुस्तम पर बाबा अब्दुल फतेह का शुबा दुरुस्त था। मैं कह रहा था वो ऐसी जगह है जहां मुखबरी के बगैर कोई नहीं पहुंच सकता था। भारतीय फौजी तो वैसे भी पहाड़ों के अंदर तक जाते हुए डरते हैं, मगर वो लेफ्टिनेंट अपने 3 आदमियों को लेकर पहुंच गया। उनके लिए हमारी मौजूदगी का इंकशाफ तो बाद में हुआ था। हमें बेहद अफसोस है कि हम ना तो बाबा अब्दुल फतेह के किसी काम आ सके और ना ही अब्दुल्ला और नूरी को बचा सके। कई लम्हों तक खामोशी रही। वली मोहम्मद के चेहरे पर करब के आसार नुमाया थे। साफ लग रहा था कि वो इस सदमे को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रख दिया और उसे सब्र और जब्त करने की तलकीन करने लगा। अब तुम क्या करना चाहते हो? मिलाकर वली मोहम्मद ने पूछा। आज रात, मैंने जवाब दिया। रुस्तम के घर पे छापा मारना है। उसके साथ और कौन कौन है? वो अकेला ही रहता है, वली मोहम्मद ने जवाब दिया। उसका मकान बस्ती के दूसरी तरफ जरा हटकर नदी के किनारे पर है। वो शाम का अंधेरा फैलते ही अपनी दुकान बंद करके चला जाता है और फिर घर से बाहर नहीं निकलता। उससे कोई मिलने भी जाता है तो टाल देता है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, अब तो मुझे भी उस पर शुबा होने लगा है। उसके आने से पहले भी मुजाहिदीन पनाह लेने के लिए बस्ती में आते रहते थे और एक आध दिन गुजार कर चले जाते थे, मगर पिछले 4 महीनों के दौरान 3 मरतबा मुजाहिदीन पनाह लेने के लिए यहाँ आए और हर मरतबा यही हुआ कि चंद घंटों बाद ही भारतीय फौजी बस्ती को घेर लेते। इस तरह कम से कम 7 मुजाहिदीन इस बस्ती में भारतीय फौजियों के हाथों मारे जा चुके हैं और 3 घरों को जलाकर राख किया गया है। दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर वो खामोश हो गया। मैंने उसको हिदायत कर दी कि बाबा की शहादत के बारे में तो बेशक अपने साथियों को बता दे, लेकिन रुस्तम का नाम उसकी जबान पर नहीं आना चाहिए। वली मोहम्मद उठकर बाहर चला गया। वो दोनों उसी के साथी थे। वली मोहम्मद ने उन्हें बाबा के बारे में बताने में ज्यादा देर नहीं लगाई और उन दोनों की आंखें भी भीग गई। तकरीबन 1 घंटे बाद वो दोनों वापस चले गए और वली मोहम्मद हमारे साथ बैठा बातें करता रहा और फिर थोड़ी देर बाद मुख्तलिफ लोगों की आमदोरफ्त शुरू हो गई। रात 11 बजे के करीब 3 आदमी और आए और उनमें एक कदरे भारी भरकम आदमी भी शामिल था। उम्र 40 के लगभग रही होगी। गोल दाढ़ी, जिसके आधे से ज्यादा बाल सफेद हो चुके थे। सर पर सफेद कपड़े की गोल टोपी, हाथ में तस्बीह और कंधों पर सुर्ख चेकदार रुमाल फैला हुआ था। ये बाबा रुस्तम है। वली मोहम्मद ने उनका तारुफ कराया। बहुत नेक, परहेजगार और शरीफ आदमी है। भारतीय फौजियों ने इनके बीवी बच्चों को शहीद कर दिया, घर जला डाला। ये पिछले चंद महीनों से यहाँ रह रहे हैं। रुस्तम ने बड़ी गर्मजोशी से मुझसे हाथ मिलाया था। उसने अजीब सी नजरों से अंगूरी की तरफ भी देखा था। मुझे अंदाजा लगाने में देर नहीं लगी कि उसे किसी तरह बाबा अब्दुल फतेह की शहादत की खबर मिल गई थी और वो तस्दीक करने आया था। मैंने उसे ये भी बता दिया कि जो 4 भारतीय बाबा को पकड़ने आए थे वो हमारे हाथों मारे जा चुके हैं। उसके चेहरे पर अजीब से तासरात उभर आए थे। तकरीबन आधे घंटे बाद रुस्तम चला गया। उसके साथ आने वाले भी थोड़ी देर बाद रुखसत हो गए। अब मैं इसे मौका नहीं देना चाहता, मैंने वली मोहम्मद की तरफ देखते हुए कहा। क्या प्रोग्राम है? उसने उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। अभी चलते हैं, अगर हमारा शुबा दुरुस्त निकला तो इसे माफ नहीं किया जाएगा, मैंने जवाब दिया। हंगूरी भी हमारे साथ ही जाने को तैयार थी।
थोड़ी देर बाद ही हम वली मोहम्मद के घर से निकल आए। बस्ती की गलियां सुनसान पड़ी थी। कहीं कहीं कुत्तों ने भौंककर हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की, मगर वली मोहम्मद ने उन्हें डांट कर भगा दिया। रुस्तम का मकान बस्ती से तकरीबन 100 गज दूर एक छोटी सी नदी के किनारे पर था। मकान के करीब पहुंचकर हम बहुत ज्यादा मोहतात हो गए। 4 दीवारी ज्यादा ऊंची नहीं थी। हम बहुत एहतियात से अंदर कूद गए। ये 2 कमरों का मकान था। एक कमरे के दरवाजे के साथ ही खिड़की थी जिसके पट बंद थे, लेकिन उसमें बहुत मामूली सी दर्ज थी। मैंने आगे बढ़कर उस जुरी से आंख लगा दी और फिर अंदर का मंदिर देखकर मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया। सामने लकड़ी की एक चौकी रखी हुई थी। चौकी पर एक तरफ लालटेन थी और उसके साथ ही 10 बाई 8 इंच की लकड़ी के फ्रेम में काली देवी की तस्वीर रखी हुई थी और रुस्तम चौकी के सामने जमीन पर आलती पालती मार कर बैठा हुआ था। उसका सर किसी कदर झुका हुआ था और दोनों हाथ जोड़ रखे थे। सिर्फ 1 मिनट बाद ही उसने तस्वीर दूसरी तरफ पड़े हुए ट्रंक में एहतियात से कपड़ों के नीचे रख दी और उस ट्रंक में से 4 बाई 6 इंच हुजम का एक डिब्बा निकाल कर अपने सामने रख लिया। मेरी कनपटियां सुलग उठी और दिमाग में सिनसनाहट सी होने लगी। वो ट्रांसमीटर था। मैंने बड़ी आहिस्तगी से अपनी जगह से हरकत करके वली मोहम्मद को इशारा किया। उसने झुककर खिड़की की जुरी से आंख लगा दी और फिर एक झटके से सीधा हो गया। अंगूरी भी हमारे करीब ही खड़ी थी। उसने भी खिड़की की जुरी से आंख लगाकर अंदर का मंदिर देख लिया था। सूरत कुछ यूं थी कि वहां सन्नाटा था। अगर हम सरगोशी में भी बात करते तो आवाज अंदर तक पहुंच सकती थी। वली मोहम्मद ने मुझे इशारे से बताया कि इस कमरे के पिछली तरफ भी एक खिड़की है। मैंने अंगूरी को उस तरफ भेज दिया ताकि अगर रुस्तम उस खिड़की के रास्ते फरार होने की कोशिश करे तो उसे रोका जा सके। अंगूरी के पास राइफल थी और वो उससे काम लेना भी अच्छी तरह जानती थी। दूसरी राइफल मेरे पास थी। वली मोहम्मद खाली हाथ था। मैंने एक बार फिर खिड़की की जुरी से आंख लगाकर देखा। रुस्तम हाथ में पकड़े उस डिब्बे का ढकना खोल चुका था। उसने पहले रेडियो एंटीना की तरह का 1 इंच लंबा राड बाहर निकाला और एंटीना ही की तरह उसे खींचकर खोलता चला गया। वो पतला सा एंटीना राड तकरीबन 2 फुट ऊपर तक चला गया था। अब वो डब्बे के अंदर 2 बारीक सी तारों को आपस में जोड़ने लगा। मेरे जिस्म में सिनसिनी की लहरें दौड़ रही थी। दिमाग में धमाके से हो रहे थे। मुझे समझने में देर ना लगी कि वो ट्रांसमीटर पर किसी को बाबा अब्दुल फतेह की मौत और बस्ती में हमारी मौजूदगी की इतला देना चाहता था। अब एक लम्हा भी जाया करना मुनासिब नहीं था। मैं दरवाजे के सामने आ गया और 2 कदम पीछे हटकर कंधे की एक भरपूर टक्कर दरवाजे पर दे मारी। अंदर से लगा हुआ दरवाजे का कुंडा ज्यादा मजबूत नहीं था। पहली टक्कर में दरवाजा धड़ से खुल गया।